गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं कक्षा 12वीं का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अध्याय 4 का गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। उसमें मैं आपको बताऊंगा बायो सावर्ट का नियम। बायो सावर्ट का नियम बहुत ईजी है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। एमपी बोर्ड में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है और 4 अंक का एक प्रश्न आता है। इसका क्वेश्चन ये होता है कि बायो सावर्ट का नियम लिखिए और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए, या ये लिखा रहेगा कि बायो सावर्ट का नियम लिखकर समझाइए और 1 एम्पीयर धारा को परिभाषित कीजिए। ये जो नियम है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन है वो बायो सावर्ट के नियम के आधार पर ही सॉल्व किए जाते हैं। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की कि ताकि आप इसको अच्छे से तैयार कर सकें। और इसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे आता है, वो मैं एक नियम है दाएं हाथ की हथेली का नियम, मैं वो भी समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 12वीं का अध्याय 4 का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बायो सावर्ट का नियम। बायो और सावर्ट नाम के 2 वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही धारावाही चालक में धारा प्रवाहित होने पर उसमें क्या वहां पे प्रभाव होता है, कैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आती है, वो समझाया गया। तो देखिए, इसके पहले हम ये जान लें कि धारा के चुंबकीय प्रभाव मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये जो यूनिट है उसका नाम है। तो धारा के चुंबकीय प्रभाव का नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि विद्युत धारा तो अलग चीज है, चुंबक कहां से आ गया। तो इसके बारे में सबसे पहले वैज्ञानिक ने, वो उनका नाम है ऑर्स्टेड। ऑर्स्टेड ने सबसे पहले एक प्रयोग करके बताया कि अगर किसी चालक में धारा बह रही है, जैसे ये तार है, इस तार को हमने सेल से जोड़ा हुआ है, ये प्लस है ये माइनस, और इसमें धारा बह रही ऐसे, ये इसमें धारा बह रही, यहाँ सेल से जोड़ दिया गया पॉजिटिव और माइनस। हमको मालूम है कि जो डीसी करंट है वो सेल और बैटरी से प्राप्त होता है और इसका डायरेक्शन होता है प्लस टू माइनस, प्लस से निकलती माइनस में प्रवेश करती। यहाँ पे धारा ऐसे बह रही है, इस तरफ जा रही, और यहाँ इसके बिल्कुल नीचे इस एक कंपास रख दिया गया, यानी मैग्नेटिक कंपास। इसमें होती है मैग्नेटिक नीडल, ये चुंबकीय सुई, ये इसमें एन होता है, ये एस होता है। तो इसको रखकर उन्होंने देखा कि तार में धारा बह रही है तो उसके नज़दीक चुंबकीय सुई रखी हुई है, तो ये जो है, ये कंपास की जो सुई है, धारा प्रवाहित होने पर, पहले तो चलो स्विच ऑन था शुरू में, इसको रखा, तो जैसी धारा बहने लगी वैसे ये जो सुई है वो थोड़ा सा विक्षेपित हो गई, यानी कि ये ऐसे थोड़ा सा घूम गई। तो उन्होंने देखा कि यार ये जो सुई है ये तो केवल चुंबकीय क्षेत्र में ही विक्षेपित होती है, इसमें कैसे विक्षेप हो गया, यानी कि हो ना हो धारा बहने से इसके आसपास कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। उन्होंने ये निष्कर्ष, फिर उन्होंने इसको और आगे बढ़ाया तो उनको पता चला कि करंट का डायरेक्शन चेंज करने पर, यानी सेल को ऐसे बदल दिया, प्लस इस तरफ माइनस उस तरफ, करंट का डायरेक्शन इस तरफ हो गया, तो चुंबकीय सुई भी उसके जस्ट अपोजिट, पहले इस तरफ गई थी तो अब इस तरफ आ गई। तो उन्होंने देखा कि ये निश्चित ऐसा है कि धारा बहाने पर उसके चारों तरफ ऐसे, देखो ये धारा बह रही है तार में ऐसे, उसके चारों तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो जैसे ये पेन है, इसमें करंट इस तरफ बह रहा है तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ऐसे। इसी मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर रही है एक कंपास, मतलब यहाँ इस घेरे में नजदीक में रख दिया हमने कंपास, तो उसमें उससे प्रभावित होगी, अर्थात उसको चुंबकीय क्षेत्र मिल गया। ये वही व्यवहार कर रही थी कंपास, जैसे कि चुंबक को नजदीक में अगर रख दिया जाए इसके एन या एस ध्रुव को, तब भी ये व्यवहार करती है सर, यानी ये विक्षेपित हो जाती। तो ऑर्स्टेड थे वो सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने बताया कि धारा प्रवाहित होने से उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और ये चुंबकीय क्षेत्र जो है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि धारा की मात्रा कितनी, अर्थात मात्रा बोले या बोले धारा की तीव्रता कितनी।
अगर धारा की तीव्रता बढ़ जाए अर्थात धारा का मान बढ़ा दें तो उसका विक्षेप भी बढ़ जाएगा, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ जाएगी, अर्थात तीव्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। धारा कम कर दें तो दुर्बल हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, या हम ये कहें कि अभी 1 एम्पीयर धारा बह रही है मान लीजिए इसमें, तो ये घेरा इतना है चुंबकीय क्षेत्र का। अगर धारा का मान और बढ़ा दें 2 एम्पीयर कर दे तो डबल हो जाएगा, 3 एम्पीयर कर दे तो ये घेरा और बढ़ जाएगा। अर्थात ये विक्षेप कैसे बढ़ सकता है, या तो धारा का मान बढ़ा दो और या तो चुंबकीय सुई को और नजदीक लेके जाओ तो ये और तेजी से घूमेगी। तो इस प्रकार से याद रखेंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने की, ऑर्स्टेड ने की। बायो-सैवर्ट का नियम जो है वो इसी ऑर्स्टेड के नियम को के आधार पर उसने आगे बताया। तो बायो-सैवर्ट ने ये समझाया, चित्र बना देता हूँ मैं, चित्र पे फोकस करेंगे आप तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। एक चालक है XY, चालक है XY, उसमें X से Y की तरफ धारा I प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे बना देंगे, X से Y की ओर धारा प्रवाहित हो रही, और ये बायो-सैवर्ट का नियम जो है वो अल्पांश के लिए, अल्पांश याद रखेंगे, अल्पांश का मतलब होता है AB बराबर dl जो है वो क्या है, अल्पांश। अल्पांश यानी मान लो कि ये चालक अनंत लंबाई का है, तो हम अनंत लंबाई हमारे पास, अनंत यानी परिमित नहीं है, हम उसको माप नहीं सकते, तो हमने एक परिमित लंबाई का छोटा सा एक टुकड़ा ले लिया AB, उसी को हम अल्पांश कहते हैं। ठीक है, I जो है वो धारा बह रही, और बिंदु P है अल्पांश AB से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बायो-सैवर्ट का नियम कहता है, बायो-सैवर्ट के अनुसार किसी धारावाही चालक के किसी अल्पांश किसी धारावाही चालक में धारा प्रवाहित करने पर किसी अल्पांश के कारण उत्पन्न, किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dV निम्नलिखित 4 कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि dV डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स। कौन से 4 फैक्टर्स हैं, वही अपन को लिखना है। 4 फैक्टर्स कौन से? सबसे पहला dV समानुपाती, dV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, अर्थात
उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा I के अनुक्रमानुपाती धारा I। दूसरा dB समानुपाती dl, अर्थात ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो अल्पांश की लंबाई पर निर्भर करता है। तीसरा dB समानुपाती साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या है? अल्पांश और अल्पांश से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या। ये जो ज्या होता है ना, ज्या मतलब होता है साइन। ज्या का मतलब क्या होता है? साइन। तो अल्पांश और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। और चौथा dV इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो अल्पांश से बिंदु P की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। देखो I का वैल्यू बढ़ाएंगे तो dB बढ़ेगा, यानी तीव्रता बढ़ेगी। अल्पांश की लंबाई बढ़ाएंगे तो भी तीव्रता बढ़ेगी, और ये जो एंगल है वो बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगी। लेकिन अगर दूरी ज़्यादा होगी तो ये कम होगा, अर्थात ये डिस्टेंस ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। जितनी कम दूरी होगी, आर का मान जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। अर्थात कि ये जो dB है वो आर बढ़ाने पर, दूरी बढ़ाने पर धीरे धीरे वीक होते जाता है। क्योंकि देखिए कोई भी चालक है उसमें करंट फ्लो हो रहा है, और करंट फ्लो होने से ही क्या हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, और ये उसका घेरा है, ये निश्चित घेरा है, क्योंकि धारा के कारण ही इतना घेरा है। धारा का मान बढ़ाएंगे तो घेरा बढ़ते जाएगा। तो जो dB है वो आर पर डिपेंड नहीं करता, आर का मान कम होगा तभी बढ़ेगा वो, अर्थात जितना कम डिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ेगा। चारों को कंबाइन करने पर, उपरोक्त चारों संबंधों को मिलाएंगे तो क्या आएगा? dB समानुपाती I इंटू dl इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? एक नियतांक आएगा, म्यू 0.4 I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और इसका जो यूनिट होगा वो होगा टेस्ला या वेबर बटे मीटर स्क्वायर। ये आ गया आंसर। इसको हम लिख सकते हैं म्यू 0.4 का जो वैल्यू होता है वो होता है 10⁻⁷। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dB = 10⁻³ I dl साइन थीटा बटे आर स्क्वायर टेस्ला। ये आ गया डेरिवेशन। और अब हम 1 एम्पियर धारा को परिभाषित करेंगे। 1 एम्पियर इसी सूत्र के आधार पर, अगर यदि हम इस फॉर्मूले में या इस फॉर्मूले में I बराबर 1 एम्पियर, dl = 1 मीटर, साइन थीटा = 1, अर्थात थीटा क्या मान लें? 90, इसलिए साइन 90 = 1 एंड r = 1 मीटर। then dV = 10⁻⁷ टेस्ला। इसका मतलब ये हुआ कि 1 एम्पियर वह धारा है जो, देखो कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसको डिफाइन करना ही बड़ा कठिन रहता है, क्योंकि हमने एक जिनको माना है उन सबको कैसे हम अरेंज करके बोलेंगे। देखो क्या बोलेंगे कि TL 1 है, थीटा 1 है, R 1 है और I 1 है। तो हम I को ही तो डिफाइन कर रहे हैं ना, तो हम कैसे लिखेंगे? 1 एम्पियर किसी धारावाही चालक में 1 एम्पियर वह धारा है जो किसी धारावाही जो एकांक लंबाई और एकांक चाप वाले
धारावाही चालक में एकांक लंबाई और एकांक चाप वाले धारावाही चालक में प्रवाहित करने पर उस चालक के चारों ओर 10⁻⁷ टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करती है। 1 एम्पियर वह प्रवाहित धारा है जो एकांक लंबाई वाले चालक में प्रवाहित करने पर एकांक दूरी पर, अल्पांश से एकांक दूरी पर 10⁻⁷ टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ठीक है, ये हो गया। तो एम्पियर क्या है? धारा का मात्रक है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट करके बताएंगे। एम्पियर जो है वो धारा का मात्रक है, ठीक है। तो फिर जो धारा मापी है जिसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर, इसका काम क्या है? ये क्या मापता है या किस चीज के बारे में बताता है? तो ये आप कमेंट करके बताएं। ये बायो-सावर्ट का नियम कंप्लीट हो गया और इसमें ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके आधार पे 4-5 डेरिवेशन है सब आपके पूरे अध्याय में, जिससे जैसे एम्पियर का परिपथी नियम और किसी कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, तो इसकी सहायता से वो सब चीज़ें सॉल्व की जाएंगी। इसको आप प्रैक्टिस करें और जो मैंने क्वेश्चन किया है उसको कमेंट करके बताएं। एक क्वेश्चन और है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन ये कि धारा मापी का क्या काम है, वो क्या मापता है। दूसरा क्वेश्चन है कि ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है, इसका यूनिट क्या है, इसका मात्रक क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। ठीक है, तो इसको कमेंट करके आप बताएंगे। थैंक यू। अगले कल हम इसके आगे का इसी अध्याय का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको मैं अपलोड करूंगा। किसी वृत्तीय कुंडली के एक अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, तो उसको आप देखें और इसको लिख करके प्रैक्टिस करें। वीडियो देख करके आपको समझ में नहीं आए जो भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।